ऑलराइट गाइस, आज हम लोग ना फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फिनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। गाइस, जो सोर्सेज ऑफ फिनेंस वाला पार्ट है ना वो बेसिकली ज़्यादातर थियरी है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। खाली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के आगे बढ़ जाऊँगा। मेन इसका जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर कवर करता है। फाइन, तो एक बार सोर्सेज ऑफ फिनेंस के बारे में थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिकली सोर्सेज ऑफ फिनेंस है क्या, इसमें क्या क्या आ जाता है, आप कौन कौन सा सोर्सेज से अपना फिनेंस इकट्ठा कर सकते हैं, उसी के बारे में पर्टिकुलर चैप्टर है। जैसे सबसे पहला क्या हो गया, इक्विटी शेयर्स। फाइन, आप इक्विटी शेयर्स इशू करके भी आप क्या कर सकते हो, फंड्स इकट्ठा कर सकते हो, फिनेंस इकट्ठा कर सकते हो। आप प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू भी फिनेंस को इकट्ठा कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, डेट में आता है आपका लोन्स वगैरह आ जाता है। और चौथा होता है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स बेसिकली क्या होता है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो क्या करते हो, आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिटेन कर लेते हो, ताकि आपके बिजनेस में जब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आए तो आपको लोन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप अपने ही प्रॉफिट के बचाए हुए हिस्से से आप वापस क्या कर सकते हो, कैपिटल बना के उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली 4 ही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है। क्या क्या, एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा होता है डेट, और चौथा होता है रिटेन अर्निंग्स। फाइन, तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ये पार्ट है। इसके रिलेटेड थ्योरीज जो है मैं आपको नोट्स वगैरह सारा शेयर कर दूंगा। मेन इस चैप्टर का पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फाइन, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ जाइएगा इस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सबसे पहला पार्ट आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को हम लोग ना केडी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका अब्रिविएशन क्या है, केडी। फाइन, और कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए ना हम लोग को कुछ कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट से रिलेटेड कोई भी अगर आप सम्स कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, क्या क्या वो चीज़ें हैं ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है अपने को कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए अपने को सबसे पहला चीज क्या चाहिए, जो है नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू। क्या है, नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू। और नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू कैसे निकलता है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को अगर आप गो थ्रू कर पाओगे ढंग से, इस फॉर्मेट को हम लोग समझ लेते हैं, इस फॉर्मेट से अपने को क्या पता चलता है, नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू। आइए नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू कैसे निकलता है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, आपको सबसे पहले दिया हुआ रहेगा फेस वैल्यू ऑफ द डेट। फेस वैल्यू ऑफ द डेट का मतलब हुआ कि जिस रेट पे आप डेट को खरीद लो उसका नॉमिनल वैल्यू, जिस रेट पे आप डेट खरीद रहे हो उसका नॉमिनल वैल्यू आपको ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। उसमें आप क्या कर दोगे, अगर मान लीजिए डेट अगर जो है, डेट मतलब आप लोन ही समझ लीजिए, डेट अगर प्रीमियम में इशू है तो उस प्रीमियम का वैल्यू को आप ऐड कर देंगे। अगर वो डेट क्या डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट का वैल्यू को आप लेस कर देंगे। उसके बाद आप क्या लेस करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या चीज आ जाती है, अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टर, एडवर्टीजमेंट वगैरह। तो ये सारी जो कॉस्ट होगी वो भी लेस हो जाएगी। उसके बाद लेस करने के बाद जो एग्जैक्ट फिगर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश प्रोसीड्स। मैं आपको वापस से बता दें तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग पहला चीज क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डेट। और कॉस्ट ऑफ डेट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केडी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए हम लोग को ना कुछ फॉलोइंग एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसमें से पहला इंग्रेडिएंट क्या है, नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू। ठीक है, नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू कैसे निकलता है, सबसे पहले आप जो आपका डेट का फेस वैल्यू रहेगा उसमें आप क्या क्या चीज ऐड करोगे, आप प्रीमियम ऐड करोगे, और अगर कोई डिस्काउंट होगा तो उसको लेस कर दोगे। उसके बाद कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगा उसको आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। जो रिजल्ट आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, नेट कैश प्रोसीड्स। और मैंने आपको बता ही दिया कि फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या चीज आती है, अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, एडवर्टीजमेंट वगैरह जो सारा खर्चा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस, मतलब हम लोग उसको फ्लोटेशन कॉस्ट में ही गिनते हैं। फाइन, अब आइए हम लोग सेकंड एलिमेंट पढ़ते हैं इसका। सेकंड एलिमेंट अपने को क्या चाहिए, सेकंड एलिमेंट अपने को चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड टैक्स शील्ड। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपकी कंपनी एक्स लिमिटेड है। ठीक है, एक्स लिमिटेड मान लीजिए ए बोल के किसी से डेट लिया 1 लाख रुपए का। फाइन, अब ये जाहिर सा बात है
कि 1 लाख रुपया जो आपने डेट लिया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, तो 1 लाख के ऊपर जो 10% 10,000 आया, ये आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ, इसी को अपने कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है टैक्स शील्ड का। उस टैक्स शील्ड को हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझेंगे। टैक्स शील्ड का मतलब क्या होता है कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करते तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना आता है, और इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या आता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 1 लाख रुपया, आपको इंटरेस्ट ऑन डेट दिया हुआ है 10,000 रुपया, आपको टैक्स रेट दिया हुआ है 35%। ठीक है, अपने को निकालना है, इनकम निकालना है दो सिनेरियो में। एक बार अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो, और दूसरा बार अगर आप इंटरेस्ट पे कर नहीं कर रहे हो तो क्या। ठीक है, तो एक एग्जांपल में देखिए हम लोग एक सॉल्यूशन से इसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख दिया हुआ था। ये सिचुएशन ए है, सिचुएशन बी है। सिचुएशन ए में आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और सिचुएशन बी में आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हो। फाइन, तो मान लीजिए पहला में आप इंटरेस्ट पे करो तो 1 लाख रुपया के ऊपर आपको इंटरेस्ट का तो अमाउंट प्रीवियसली में 10,000 दे ही दिया था, तो आप 10,000 लेस किए तो आपका 90,000 आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, और इस पर्टिकुलर चीज़ में आपका कोई इंटरेस्ट आया नहीं तो नील हो गया। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो गया, पहला केस में 90,000 हो गया, और दूसरा केस में कितना हो गया, 1 लाख हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर अर्निंग बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट जो 35% अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप लेस कर दोगे। तो 90,000 पे ऊपर आप 35% करोगे तो 31,500 आया, और 1 लाख के ऊपर आप 35% किए तो 35,000 आ गया। तो अल्टीमेटली आपका ये क्या आ गया, ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। फाइन, यही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स या फिर कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। तो देखिए अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे तो आपका इनकम कितना आ रहा है, 58,500, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करें तो आपका इनकम कितना आ रहा है, 65,000। फाइन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, इंटरेस्ट था। आप एक्चुअल में इंटरेस्ट क्या पे कर रहे हो, 10,000, तो आप सोच रहे हो कि आपने 10,000 इंटरेस्ट पे किया, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्चुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप इंटरेस्ट पे करें तो आपका जो टैक्स है वो कम हो जा रहा है, लेकिन जब आप इंटरेस्ट नहीं पे करें तो आपका टैक्स जो है वो ज़्यादा आ जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपका प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका प्रॉफिट है 10,000 रुपया, और अगर आपने इंटरेस्ट 5,000 रुपया पे कर दिया तो प्रॉफिट तो आपका 5,000 बचा, तो आपको 5,000 के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है 10,000 रुपया, इंटरेस्ट नहीं पे करते हो तो आपको 10,000 के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप कंपैरेटिवली ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो। तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके कारण जो आपका टैक्स का अमाउंट बच रहा है ना, उसी को हम लोग टैक्स शील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्स शील्ड। मैं वापस से बता रहा हूँ, जब आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो उसके कारण जो आपका कम टैक्स जा रहा है वो टैक्स शील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, टैक्स शील्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भले ही हम लोगों ने एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे किया, 10,000, लेकिन आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो प्रॉफिट है अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे आपका कितना प्रॉफिट आ रहा है, और इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे निकला हुआ है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो 6500 जो है वो कैसे है, 65,000 से 58,500, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेमेंट। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेमेंट। और इंटरेस्ट पे करने के कारण जो हम लोग का टैक्स का अमाउंट बच जाता, मतलब टैक्स का अमाउंट जो हम लोग बचा लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स शील्ड बोलते हैं। यही जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जो हम लोग 6,500 निकाला इतना कैलकुलेशन करके, ये एक सिंपल फॉर्मूला से भी आ सकता है। ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज I इंटू 1 - T। यहाँ I का मतलब इंटरेस्ट हो गया, T का मतलब टैक्स रेट हो गया। तो हम लोग का इंटरेस्ट पेमेंट था 10,000 रुपया, जो हम लोग का एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट था, उसमें 1 - टैक्स का जो रेट है उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0.35 हो गया, तो अपना 6,500 ऐसे भी निकल गया। तो आई होप आपको टैक्स शील्ड और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। आप अपना प्रिंसिपल जो भी आप डेट ले रहे हो, आपको पता है ना कोई भी लोन होता है उसका दो पार्ट होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो तीसरा फैक्टर जो है, आप अपना इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो कैसे डिपेंड करेगा, आपका नेचर ऑफ डेट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग देख पा रहे होंगे, बेसिकली जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है कॉस्ट ऑफ परपेचुअल या फिर इरिडीमेबल डेट। कुछ डेट ऐसे होते हैं ना जिसका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता है, मतलब वो चलता ही रहता है।
आपका जब तक लोन नहीं पे कर रहे हो तब तक वो चलता ही जा रहा है, मतलब उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है। और दूसरा होता है रीडीमेबल डेट। रीडीमेबल मतलब उसका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है कि 10 साल में आपको पे करना है, 5 साल में पे करना है। तो जो रीडीमेबल डेट होता है ना, इसका भी 2 कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी होता है कि आप जो प्रिंसिपल का अमाउंट है एक बार में पूरा लमसम पे कर रहे हो, और एक होता है आप क्या करो इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो। फाइन, तो आपको समझ में आ गया। तो गाइज आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मैं आपको एक एक करके रिवाइज करा देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम लोग पढ़े सोर्सेज ऑफ फिनांस। सोर्सेज ऑफ फिनांस में 4 चीज़ होती है, मतलब किस किस सोर्सेज से आप फिनांस को अरेंज कर सकते हो। पहला क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा क्या था, तीसरा था आपका डेट। चौथा था आपका रिटेन अर्निंग्स। फाइन, तो ये सोर्सेज ऑफ फिनांस था। आपको डेट भी पता है क्या होता है, आपको ये भी पता है, इक्विटी शेयर क्या होता है आपको ये भी पता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो फर्म रिटेन कर लेती है, मतलब जो डिविडेंड नहीं देते हम लोग क्या करते हैं अपना फर्म में री इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा रखते हैं, दैट्स कॉल्ड रिटेन अर्निंग्स। फाइन, फिर मैंने आपको बताया था ये थ्योरी है, मैं आपको नोट्स इससे रिलेटेड शेयर कर दूंगा। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या कवर करने वाले थे, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ डेट का कौन सा अब्रीविएशन, कौन सा वर्ड के साथ अपने क्या करते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, द वर्ड इज केडी। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए हम लोग को फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स का जरूरत है। पहला क्या है, नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू। क्या था, नेट कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू। ये कैसे निकलता है, सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ द डेट दिया हुआ रहेगा। फेस वैल्यू ऑफ द डेट में आप क्या ऐड करोगे, अगर कोई प्रीमियम होगा तो ऐड कर दीजिएगा, कोई डिस्काउंट होगा तो लेस कर दीजिएगा, और फ्लोटेशन कॉस्ट होगा उसको लेस कर दीजिएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया था, अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज, प्रिंटिंग, ये सब। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश प्रोसीड्स। उसके बाद सेकंड फैक्टर क्या था जो अपने को चाहिएगा, सेकंड फैक्टर वाज पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट एंड टैक्स शील्ड। मैंने आपको बता ही दिया था कि टैक्स शील्ड का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट इज अ पेमेंट विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि इंटरेस्ट पे करने के कारण हम लोग का क्या होता है, प्रॉफिट कम आ जाता है, जिसके कारण हम लोग को टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो टैक्स जितना कम पे करे उसी को हम लोग टैक्स शील्ड बोलते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया था कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो एक्चुअल में आपका जो इंटरेस्ट एक्चुअल में आपके पॉकेट से गया, और एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो पेपर्स में रहता है। तो मेरे एग्जांपल में आपको बताया था कि 10,000 एक्चुअल इंटरेस्ट था, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना था, 6,500। उसको निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया। वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वॉज आई इंटू 1 माइनस टी। यहाँ पे आई का मतलब जो आपने इंटरेस्ट पे किया, टैक्स रेट जो 35% है 1 से आप माइनस कर देंगे तो आपका 6,500 निकल जाएगा। उसका तीसरा फैक्टर क्या था, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल मतलब आप अपना जो प्रिंसिपल का पेमेंट कर कैसे रहे हो। आपको बताया था कि डेट का 2 पार्ट होता है, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के क्या बनता है, लोन, और उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो नेचर ऑफ डेट के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करता है। अब नेचर ऑफ डेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि क्या क्या चीज़ें, कि कोई भी डेट होता है उसका दो कैटेगरी होता है। एक होता है इरिडीमेबल डेट, जिसका मतलब कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, आप जब पे कर दिए तब आपका कंप्लीट हो गया। और एक होता है रिडीमेबल डेट, मतलब इसका जो टाइम होता है कितना पीरियड में आपको पे करना है। इसका भी 2 कैटेगरी, एक में आप क्या करते हो, अपना प्रिंसिपल पेमेंट को आप क्या करते हो, लमसम एक बार में पेमेंट कर देते हो, और दूसरा क्या था, इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। तो आई होप गाइज आपको ये शॉर्ट रिकैप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही बड़े टॉपिक को हम लोग बहुत छोटे पार्ट, मतलब बहुत ही स्मार्ट तरीके से कवर कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं। मैं आपको कंपैरेटिवली मतलब बड़ा वीडियो इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो पढ़ने में काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इससे रिलेटेड गाइज मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा मैं आपसे ले लूँगा। थैंक यू।